जिस तरह से पिछले दिनों बंगलुरु में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर ली और जो मामला इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता मामला भोपाल में भी सामने आया है, जहां एक पत्नी ने किस तरह कानून की आड़ लेकर अपने पति को उसके बच्चे से दूर रखा और करीब 5 सालों से अपने पति को प्रताड़ित कर रही है। हम बात कर रहे हैं भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी में रहने वाले निर्मल शिंपी की। एक एक्सक्लूसिव बात में निर्मल ने बताया कि आज से 22 वर्ष पूर्व उसका प्रेम विवाह एक मुस्लिम लड़की से हुआ था, जिससे उसका एक बेटा भी है और वो पत्नी आज कानून की आड़ लेकर अपने पति पर झूठे केस लगाकर कोर्ट के चक्कर करवा रही है। निर्मल ने अपनी पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे मामलों के कुछ सबूत भी दिखाए, जिसकी पुष्टि न्यूज इंडिया 24 नहीं करता। आइए जानते हैं खुद निर्मल शिंपी की जुबानी से इस मामले के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट। कि आप लोग जानते हैं कि आज से मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले एक केस आया था जो कि आज बहुत चर्चा में है देश में, अतुल सुभाष के नाम से, जिन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। उसी से रिलेटेड देखते हुए भोपाल शहर में रहने वाले निर्मल सिंपी जी भी हैं, जिनके साथ भी कुछ इसी प्रकार का मामला हम देख रहे हैं। तो सर थोड़ा मामला मुझे बता दें, क्या था, किस टाइप से था। मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है कि जो मामला है ये 2019 से चल रहा है, कि 2019 में आपके साथ ये पहली बार, मतलब जो भी पहली बार हुआ था। तो क्या मामला है सर, थोड़ा मुझे बताएं। जी, मेरी शादी जो हुई थी वो 2003 में हुई थी। उसके बाद 2019 में मेरी पत्नी जो है, उन्होंने 30 सितंबर 2019 को मेरे ऊपर 498A का एक झूठा केस लगाया। वो केस जो लगाया उन्होंने दूसरी चीज़ों को दबाने के लिए, एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और अभी बाकी सोशल मीडिया पे चल ही रहा है और सभी के सामने अभी ये सारी चीज़ें उजागर हो गई हैं कि 90% 498A और जो महिलाओं द्वारा लगाए गए केसेस झूठे होते हैं। तो उसी तरह से किसी चीज़ और दूसरी चीज़ों को छुपाने के लिए इन्होंने एक इस पूरे मुद्दे को पारिवारिक मुद्दा बनाकर और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल उनका पूरा दुरुपयोग करके और मुझे इस तरह से फंसाया गया इन केसेस में। और मैं पिछले 5 साल से इन सारे केसेस को झेल रहा हूँ और लड़ रहा हूँ। जी जी सर, आपने जैसा कि मुझे बताया, मतलब जो मुझे बताया गया है कि महिला जो है, जो भी आपकी पत्नी जो है जी, वो एक तरफ ये कह रही हैं कोर्ट में कि मैं गृहिणी हूँ, एक तरफ ये कह रही हैं कि मैं मतलब जॉब भी करती हूँ। तो इससे क्या, किस टाइप से है, थोड़ा सा बताइए कि क्या है, मतलब एक्चुअल में। देखिए, उन्होंने कई सारे केसेस लगाए हैं। जैसे उन्होंने 498A के लगाया है, जी जी, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस लगाया है। जी जी, अब जैसे 498 है तो जितनों से भी जब भी मेरी बात हुई, इनफैक्ट जिस दिन केस लगा था उस दिन जो माननीय जज साहिबा थी, उन्होंने भी उनके वकील से यही बोला कि भाई 498A केस कैसे स्टैंड करता है, क्योंकि 7 साल बाद स्टैंड नहीं करता है। जी जी, अगर कोई प्रताड़ना हो रही है उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस है। जी जी, जी तो उन्होंने उस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस नहीं लगाया, उन्होंने पहले 498A रजिस्टर कराया, उसके 2 महीने बाद उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर कराया। जी जी, और जब डोमेस्टिक वायलेंस रजिस्टर हुआ तो उसमें वो लिख रही है कि मैं महिला होकर गृहिणी हूँ और किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं करती हूँ, जी जी, और पूरी तरीके से अपने पिताजी पर आश्रित हूँ, जो कि सरासर उन्होंने झूठ बोला। जी और वहीं पर दूसरे केसेस में जहां पर गार्जियंस एंड वार्ड जो है, जहां पे बच्चे को, जब मैंने कस्टडी का केस लगाया तो बच्चे की कस्टडी में ये दिखा रही हैं कि भाई मैं बहुत शिक्षित हूँ और बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हूँ और टीचर हूँ। जी, ये कहानी शुरू बिलाबोंग इंटरनेशनल से ही हुई थी। ओके। और उस वक्त मेरा बच्चा भी वहीं पढ़ता था और पत्नी भी वहीं पढ़ाती थी। जी जी सर, इसमें एक चीज और, एक महिला का नाम सामने आ रहा है, कोई उम्मी बेगम है, जिनके ऊपर मतलब बताया जा रहा है कोई फ्रॉड के मामले भी थानों में दर्ज हैं, जिसकी सुनवाई भी मतलब नहीं हो रही है या कुछ इस टाइप से जी, भी है। उम्मी बेगम इनकी कोई पहचान वाली हैं। जी इनकी जो माँ है, मैं पहले तो ये बता दूं कि मेरी पत्नी जो है वो जी, एक मुस्लिम समाज को बिलोंग करती थी। जी तो उम्मी बेगम और बाकी के भी बहुत सारे इस तरह के लोग जो है उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। जी, और इनकी जो माँ है, जी बेगम मुख्तार शाहिद, जी, वो कभी मेरे घर पे नहीं रही। जी, उन्होंने
मेरे घर के नाम से एक फर्जी एफिडेविट बनवाया, जी जो मुझे पता चला तो मैंने जी उसकी शिकायत थाना एमपी नगर में करनी चाहिए। जी जब इसका ये सारा केस चल रहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जी तो ये उम्मी बेगम नाम की जो महिला है, जी ये मेरी पत्नी के साथ थाने में गई और हाँ इन्होंने जाकर वहाँ पर इस कार्रवाई को में दखल अंदाजी करी और इसको नहीं होने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दी इन्होंने, क्योंकि ये कोर्ट में है तो इन्होंने अपनी जो भी पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जी इसकी इन्वेस्टिगेशन में और इसकी जांच में रुकावट डाली और जी ये मामला जो है वो आज तक वहीं दबा हुआ है। अच्छा सर, इसमें एक जानकारी और निकल के आ रही है कि कोर्ट की तरफ से 11 अरेस्ट वारंट अभी इशू हो चुके हैं। जी हाँ, इसके बाद भी जो है मतलब गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, इसमें आप मतलब क्या कहेंगे सर? देखिए मेरी पत्नी ने एक झूठा केस लगाया था जो कि थाना एमपी नगर में रजिस्टर करा था उन्होंने, जिसकी एफआईआर भी हुई थी। जी अभी वो केस में वो भी विचाराधीन है केस, जी लेकिन मुझे पता है वो झूठा है। जी अब जो है ये गवाही देने ही नहीं आ रही है उसमें। जी भाई अगर ये केस आपने लगाया है, आप फरियादी हो, हाँ तो आपको कोर्ट में आके बताना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ है। जी कोर्ट इनको कई संबंध भेज चुकी है। इनफैक्ट पहले इनके को कोर्ट ने करीब 3 या 4 जमानती वारंट भेजे जी और अभी 11 गिरफ्तारी वारंट निकल चुके हैं मेरी जी पत्नी के नाम से। अच्छा ये ना आती हैं जी और ना ही कुछ इस किसी तरह का कोई रिस्पांस दे रही हैं। तो जी मैं एक्चुअल में यही मेरा थोड़ा सा एक इसी चीज़ से मैं शॉक्ड होता हूँ कि भाई एक महिला जो मर्जी चाहे कर सकती है क्या? संविधान के साथ, कानून के साथ किसी भी तरह से खेल सकती है? जी 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 क्योंकि 11 गिरफ्तारी वारंट अगर किसी पुरुष के निकले होते तो मेरा आई एम श्योर कि उसको तो घसीट के कोर्ट में लेकर गए होते अब तक हाँ हाँ पुलिस वाले। बिल्कुल 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 तो जी क्यों एक महिला को इतना हमने इतनी ताकत दे दी है कि वो 11 गिरफ्तारी वारंट के बाद भी नहीं डर रही है? जी अच्छा सर, एक चीज और थी कि कोर्ट की तरफ से एक आदेश हुआ था जिसमें आपने बोला है कि मतलब मुझे बच्चे से जो है जी हाँ, हफ्ते से 15 दिन के अंदर मुझे मुलाकात का मतलब मिलने दिया जाए बच्चे से। जी हाँ। और मुझे मुझे जो जानकारी लगी उसमें ये भी बताया गया है कि वो बच्चों से भी आप बच्चे से मिल नहीं पा रहे हैं कुछ समय से, तो ये क्या है, किस किस टाइप की बात है, थोड़ा सा बताएं। देखिए इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो ऑडियो क्लिप जो बच्चा मुझे भेजता था वो सुनाना चाहूँगा। जी ये ऑडियो क्लिप जो है ये जब हम लोग साथ साथ में रहते थे तब का है। जी और उसके बाद एक जो दूसरा ऑडियो क्लिप अब आप सुनेंगे हाँ वो तब का है जब ये बच्चा मेरे घर से जा चुका था। जी ये दोनों ही ऑडियो क्लिप आप जब सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे का कितना प्यार था मुझसे। अच्छा उसके बाद जब ये चले गए तो उन्होंने जिस जिस तरह से बच्चे को ब्रेन वॉश किया है, जी तो बच्चा एक आदेश निकाला जिसमें बच्चे से मिलने के लिए उसने तय किया दूसरा और चौथा शनिवार दोपहर जी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। जी उस आदेश का भी ये पालन नहीं कर रही हैं, जी जिसके लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी करी कि भाई मिलवाना है और जो भी है। तो अब उसमें जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी मैं उसके अकॉर्डिंगली तो चलूंगा, क्योंकि मैं तो हाँ कोशिश करूंगा कि भाई न्याय मिले और जो कोर्ट की न्याय पद्धति है उससे ही मिले। सही है, सही बात है, आपका कहना सही है। अच्छा एक चीज और सर आपसे मुझे जानकारी चाहिए थी कि एक क्या बोलते हैं, आपके पास जो भी इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्लिपिंग या जो भी सबूत है वो आज की डेट में आपके पास उपलब्ध है? जी बिल्कुल, मैंने जो उम्मी बेगम वाली बात आपने बीच में उठाई थी, जी उनका मैंने आरटीआई के थ्रू जी मैंने थाना एमपी नगर से उनका सीसीटीवी फुटेज निकलवाया था। जी जब वो मेरी पत्नी के साथ थाना प्रेमाइसेस में मौजूद थी, उनके साथ गई, उस जी केस में उन्होंने जाके दखल अंदाजी करने की उसी केस के चलते और उसी टाइम पीरियड का वो क्लिपिंग है जी जिसमें बाकायदा डेट और टाइम सब कुछ मेंशन है जी कि वो वहां पर थी। और मैंने उनके खिलाफ एक कंप्लेन भी करी थी अच्छा सीजे तो साहब को, हाँ, प्लस एक चीज और भी है कि इसमें आपने बताया कि कुछ बच्चे के क्लिपिंग्स भी हैं, तो वो भी आपके पास अभी मौजूद हैं? जी बिल्कुल वो भी सबूत आपके पास मौजूद है? बच्चे की बिल्कुल जो वॉइस नोट्स जो बच्चा मुझे भेजा करता था जब मैं जी जी बाहर रहता था। जी मैं उस वक्त एक मार्केटिंग कंपनी में मतलब काम करता था, तो मुझे ज़्यादातर बाहर रहना पड़ता था। तो बच्चा मेरा इंतज़ार करता था, उस चीज़ के बारे में वो बोलता था, मुझे आई लव यू बोलता था। हाँ वो सब जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगा कि बच्चा कितना प्यार था जी बच्चे में और पिता में। हाँ और अब वही बच्चा अचानक से उनके साथ मतलब माता के साथ रह रहकर पिता से नफरत करने लगा। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है जितने भी केसेस चलते हैं उसमें बच्चे को ये लोग हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं
जैसे खुद के कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, उसी तरह बच्चे को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, सिर्फ पिता से पैसे ऐंठने के लिए। क्योंकि बच्चे के नाम से ये 125 का केस लगाते हैं और पिता से मोटी रकम हासिल करते हैं। क्योंकि पिता जो है वो बच्चे के लिए इमोशनल होकर कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है। जी। और प्रॉब्ली शायद इसी वजह से, जिस केस की वजह से आज हम यहाँ हैं, मुझे लगता है जो अतुल जी के साथ भी हुआ वो भी यही है। और आज मैं 5 साल से तड़पता हूँ, रोज सब सपने में मुझे मेरा बच्चा दिखाई देता है कि भाई वो मेरे साथ, और मैं उसको बड़े में तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ उसकी वही एज दिखाई देती है जिस एज में वो मेरे घर से गया था, जो मेरे साथ था। तो वो प्रताड़ना, क्या पति प्रताड़ित नहीं होता? क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं हो सकता? भाई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस मैंने सुनी है और पढ़ी हैं, उसमें कहा गया है कि भाई जो महिला पुरुष से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जो कमाती है, वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। फिर भी पुरुष महिलाओं को मेंटेनेंस देना पड़ता है। मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है जी। मेरी पत्नी बहुत अच्छे स्कूल में जॉब करती, अच्छे बड़े भोपाल के नामी बड़े स्कूलों में उसने जॉब करी है। अभी भी वो एक स्कूल चला रही है। अब तो वो प्रॉब्ली खुद का स्कूल चला रही है। अच्छा। ठीक है सर, आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।